वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट क्यू एंड ए। आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के लास्ट चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सिस्टम इन द बॉडी आर, जिसका ऑप्शन है एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, बोथ एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम। इसका सही ऑप्शन है बोथ एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ द बॉडी क्यों कहते हैं, आइए जानते हैं। हमारी बॉडी में हर सेल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हमारा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर वर्क करता है, जिससे हमारा बॉडी एक यूनिट की तरह वर्क कर सके। पर प्रॉब्लम ये आती है कि नर्व फाइबर हर सेल तक नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी में ट्रिलियन ऑफ सेल होते हैं और हर सेल तक नर्व फाइबर पहुंचे ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारी बॉडी के फंक्शन को कोऑर्डिनेट करने के लिए एंडोक्राइन सिस्टम की रिक्वायरमेंट हुई। हम सब जानते हैं कि हर सेल के पास खुद की सेल मेम्ब्रेन होती है, इसे हम प्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं, और प्लाज्मिक मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, यानी वो एक स्पेशल टाइप के केमिकल को ही रिसीव कर सकते हैं। हमारा एंडोक्राइन सिस्टम बस इतना काम करता है कि वो ब्लड में केमिकल को डायरेक्टली रिलीज कर देता है और ये केमिकल ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर हर सेल तक पहुंच जाती है, और जिससे हमारा सेल का फंक्शन कोऑर्डिनेट होता है और हमारा बॉडी एक यूनिट की तरह काम करता है। आज का सेकंड क्वेश्चन है एंडोक्राइन ग्लैंड कैन बी डिफाइंड एज दोज ग्लैंड विच पोर देयर सिक्रीशन, जिसका पहला ऑप्शन है डायरेक्टली इनटू ब्लड, सेकंड ऑप्शन इनटू ब्लड या डक्ट, थर्ड ऑप्शन है व्हेन दे आर कट, फोर्थ ऑप्शन है इनटू पर्टिकुलर ऑर्गन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टली इनटू ब्लड। एंडोक्राइन सिस्टम को डक्टलेस सिस्टम बोलते हैं क्योंकि ये अपने सिक्रेशन को किसी डक्ट या नलिका में रिलीज न करके डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करता है। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है द रिसेप्टर फॉर प्रोटीन हार्मोन आर प्रेजेंट, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियस, सेकंड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थर्ड है साइटोप्लाज्म, फोर्थ है सेल सरफेस। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, सेल सरफेस। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की डबल लेयर से बनी होती है, जिसमें दो पार्ट होते हैं, हेड और टेल। जो हेड होता है वो आउटर होता है और हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल होता है इनर होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। जो प्रोटीन हार्मोन होते हैं वो लिपिड के हाइड्रोफोबिक टेल पार्ट को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इसलिए प्रोटीन हार्मोन के रिसेप्टर सेल के अंदर ना प्रेजेंट होकर सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। अगर प्रोटीन हार्मोन के रिसेप्टर सेल के सरफेस पे ना प्रेजेंट होगा, अगर अंदर प्रेजेंट होंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि कोई हार्मोन या केमिकल तभी वर्क करता है जब उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर पे पहुंचता है, और अगर प्रोटीन हार्मोन तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है। अगर उसके रिसेप्टर अंदर प्रेजेंट हुए तो वहाँ तक ही पहुँच ही नहीं पाएगा। जब अपने रिसेप्टर तक ही नहीं पहुँच पाएगा तो फंक्शन को कोऑर्डिनेट कैसे करेगा। इसलिए प्रोटीन डेरिवेटिव हार्मोन के रिसेप्टर सेल के अंदर ना प्रेजेंट होकर सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म हार्मोन वाज कॉइन्ड बाय, फर्स्ट ऑप्शन WM बेलिस, सेकंड ऑप्शन EH स्कैली, थर्ड ऑप्शन EH स्टार्लिंग, फोर्थ ऑप्शन हैरिस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, EH स्टार्लिंग। स्टार्लिंग ने हार्मोन टर्म दिया था और इन्होंने हार्मोन को प्राइमरी मैसेंजर या केमिकल मैसेंजर भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन और, पहला ऑप्शन है डिस्ट्रॉयड आफ्टर यूज, सेकंड ऑप्शन नॉट डिस्ट्रॉयड आफ्टर यूज, थर्ड ऑप्शन नॉन एंटीजेनिक, फोर्थ ऑप्शन बोथ ए एंड सी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड सी, यानी हार्मोन
यूज होने के बाद डिस्ट्रॉयड कर दिए जाते हैं और नॉन एंटीजेनिक होती हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होते हैं और प्रत्येक हार्मोन एक स्पेसिफिक नेचर के होते हैं और हार्मोन अपने टारगेट ऑर्गन या टिश्यू तक पहुंचते हैं। हार्मोन अपने टारगेट ऑर्गन या टिश्यू तक पहुंचते हैं और वहां एक ही बार फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और लिवर या किडनी के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। यानी जितनी बार हमें हार्मोन की जरूरत होती है उतनी बार एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा हार्मोन बनते हैं, ब्लड के द्वारा टारगेट ऑर्गन या टिश्यू तक पहुंचते हैं, फंक्शन करते हैं और डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। लेकिन इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है, थायरॉक्सिन हार्मोन, जो हमारे बॉडी में स्टोर होता है। उनका नेचर नॉन एंटीजेनिक होता है क्योंकि ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को इंड्यूस नहीं करता है। बात आती है ये एंटीजन होते क्या। एंटीजन कोई केमिकल पार्टिकल या कोई ऐसा सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के अंदर आए तो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करे और इस एंटीजन या उस पार्टिकल के रिस्पॉन्स में हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाए, तो इसे हम एंटीजन कहते हैं। क्वेश्चन है सेकेंडरी मैसेंजर इज फर्स्ट ऑप्शन साइक्लिक एएमपी, सेकेंड ऑप्शन एटीपी, थर्ड ऑप्शन एडीपी, फोर्थ ऑप्शन डीएनए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है साइक्लिक एएमपी। सेकेंडरी मैसेंजर कहते किसे हैं। जैसा हम जानते हैं हार्मोन को हमारा प्राइमरी मैसेंजर कहते हैं। ऐसे हार्मोन जिसके रिसेप्टर सेल के अंदर ना प्रेजेंट होकर सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन को सेल के अंदर पहुंचाने के लिए एक केमिकल होता है सेल के अंदर प्रेजेंट होता है जिसे हम सेकेंडरी मैसेंजर कहते हैं। जैसा मान लीजिए आपके घर में डाकिया आया कोई चिट्ठी लेके, तो वो डाकिया घर के अंदर तो आ नहीं सकता है, वो इन्फॉर्मेशन उसके पास है तो, और उस चिट्ठी को आपके पापा तक ले जाना है, तो पापा आपके कमरे में बैठे हुए हैं, तो डाकिया आता है, वो प्राइमरी मैसेंजर हुआ। आप वो गेट के बाहर तक रहेगा, आप उस चिट्ठी को लेते हैं तो आप सेकेंडरी मैसेंजर हुए और आप जाके पापा को चिट्ठी दे दिए। तो इस तरह डाकिया प्राइमरी मैसेंजर, आप सेकेंडरी मैसेंजर हुए और इन्फॉर्मेशन आपके पापा तक, वो चिट्ठी और इन्फॉर्मेशन चिट्ठी आपके पापा तक पहुंच गई। हमारे सेल के अंदर कई तरह के सेकेंडरी मैसेंजर पाए जाते हैं, जैसे साइक्लिक एएमपी, IP3, कैल्शियम आयन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन आर केमिकली फर्स्ट ऑप्शन अमीनो एसिड, सेकेंड ऑप्शन प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन स्टेरॉइड, फोर्थ ऑप्शन ऑल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ऑल, यानी हार्मोन केमिकली अमीनो एसिड, प्रोटीन एंड स्टेरॉइडल सभी तरह के नेचर के होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है और एडेनल मेडुला के हार्मोन भी अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। और हमारे पिट्यूटरी के हार्मोन, हाइपोथैलेमस के हार्मोन ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं। और हमारे एडिनल कार्टेक्स, टेस्टिस और ओवरी के हार्मोन जो होते हैं वे स्टेरॉइडल इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरोहाइपोफाइसिस रिलीज फर्स्ट ऑप्शन वैसोप्रेसिन, सेकेंड ऑप्शन ऑक्सीटोसिन, थर्ड ऑप्शन ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन, फोर्थ ऑप्शन वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये एनाटोमिकली 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसका एंटीरियर पार्ट एडनोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पार्ट को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है वो हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में होता है। जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है ये हार्मोन को बनाता नहीं है, बल्कि इसके हार्मोन हाइपोथैलेमस के में बनते हैं। हाइपोथैलेमस के सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकुलस न्यूक्लियस में बनते हैं और एग्जाम के थ्रू न्यूरोहाइपोफाइसिस में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस सिर्फ हार्मोन को स्टोर और रिलीज करता है, न कि सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेम हार्मोन कैन बी नोन बाय वेरियस नेम गिवन इन विच सेट। फर्स्ट ऑप्शन है सिक्रेटिन, इंटेरोकाइनिन, गैस्ट्रिन। सेकेंड ऑप्शन है गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर, टेस्टोस्टेरोन, LTH। थर्ड ऑप्शन है ADH, पिट्रेसिन, वैसोप्रेसिन। फोर्थ ऑप्शन ऑक्सीटोसिन, ट्राइआइडोथायरोनिन एंड थायरॉक्सिन।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडीएस, पिट्रेसिन, वैसोप्रेसिन। एडीएस यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। जैसा हम जानते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस दो हार्मोन को स्टोर और रिलीज करता है, जिसमें से पहला ऑक्सीटोसिन और दूसरा एडीएच होता है। एडीएच को पिट्रेसिन, वैसोप्रेसिन नाम से भी जाना जाता है और इस हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन से डायबिटीज इंसिपिडस होता है। क्वेश्चन है गिंगटिज्म एंड एक्रोमेगेली आर ड्यू टू। फर्स्ट ऑप्शन है हाइपरपिट्यूटिज्म, सेकंड ऑप्शन है हाइपोपिट्यूटिज्म, थर्ड ऑप्शन है हाइपोथायरॉयडिज्म, फोर्थ ऑप्शन है हाइपरथायरॉयडिज्म। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइपरपिट्यूटिज्म। गिंगटिज्म एंड एक्रोमेगेली ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन की वजह से होता है, जिसमें से गिंगटिज्म जो होता है ये चाइल्डहुड में अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होने लगता है तो लेग और हैंड के बोन जो होते हैं काफ़ी लंबे हो जाते हैं और चाइल्ड की जो हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे बॉडी इम्बैलेंस हो जाता है। इसे हम गिंगटिज्म बोलते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन एडल्ट में या स्पेशली मिडिल एज में अगर ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से एक्रोमेगेली हो जाता है। और एक्रोमेगेली के केस में सीवियर डिसफिंगरमेंट लाइक एक्सेस इनलार्जमेंट ऑफ बोन ऑफ फेस, वर्टिब्रल कॉलम, फोर लिम्ब, और इसमें काफ़ी सीवियर कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं और अगर इसको रोका ना गया तो प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।